हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एटलीस्ट 20 और 25 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देखे हों। तो यहाँ पर गाइस जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही साथ इस वीडियो के साथ में जो नर्सिंग के जो भी ऑल ओवर सब्जेक्ट्स हैं उसके मॉडल पेपर लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी आपके लिए बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द जो गायनेकोलॉजी के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप थ्योरी पढ़ा दीजिए गायनेक की, तो वो भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे हम विद इन 1 और 2 डेज में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ और ही अच्छे इंटरेस्टिंग जीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को हम। तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। तो ऐसी मेथड जिसमें कान में मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर ए इंस्टलेशन, बी इंजेक्शन, सी इनहेलेशन और डी इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इंस्टलेशन, क्योंकि इंस्टलेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? कान में किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना। बात यदि इंजेक्शन की जाए सेकंड ऑप्शन बी की, तो इंजेक्शन का मतलब यहाँ पर जो भी पेरेंट्रल रूट से जो भी दवाइयाँ बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं वो होता है इंजेक्शन वाला रूट, पेरेंट्रल रूट। इनहेलेशन वाला रूट ऐसा रूट होता है जिसमें हम नोज के थ्रू या फिर कोई भी एरोसॉल टाइप के मटेरियल नोज के थ्रू बॉडी में भेजें, वो क्या कहलाता है? इनहेलेशन। नेक्स्ट होता है इन्फिल्ट्रेशन। इसमें जो मेडिसिन है उनको स्किन के थ्रू ही टिश्यू में भेजना, वो कंडीशन कहलाती है इन्फिल्ट्रेशन। बट इंस्टलेशन की कंडीशन क्या कहलाती है? कान में दवाई का डालना, एडमिनिस्टर करना। फिर इज द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज नर्सिंग नीड थ्योरी इज गिवन बाय। नर्सिंग नीड थ्योरी है जिसमें 14 पॉइंट को लेके जो नर्सिंग नीड थ्योरी बनाई गई है, इसमें 14 पॉइंट्स ऐड हैं इस थ्योरी में। तो किसने दी है? ऑप्शन है यहाँ पर ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी हेंडरसन, सी ओरेम और डी नन ऑफ दी अबव। तो आप सभी को लग रहा होगा कि ये थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी है वो दी है इन्होंने इन्वायरमेंट नर्सिंग थ्योरी दी है। इनको लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। बट जो नर्सिंग नीड थ्योरी है ये दी है हेंडरसन ने। हेंडरसन जो थ्योरी दी है वर्जीनिया हेंडरसन ने, इन्होंने नर्सिंग प्रैक्टिस को लेके कुछ यूनिक फोकस और यूनिक पॉइंट डिफाइन किए हैं इस थ्योरी में। पेशेंट की इंडिपेंडेंसी को लेके, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट की इंडिपेंडेंसी है, जो भी वहाँ पर उसकी प्रोग्रेस को लेके और नर्सिंग को लेके जो भी वहाँ पर पॉइंट्स आते हैं वो सभी इन्होंने इस थ्योरी में दिए हैं नर्सिंग नीड थ्योरी। तो किसने दी है? वर्जीनिया हेंडरसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। टेम्पररी एंड ऑफ द मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनक्योरेबल डिसीज। तो टेम्पररी तरीके से किसी भी मेडिकल जो साइन और सिम्टम है उनका क्या होना? एंड होना, खत्म हो जाना। तो कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर ए क्योर, बी रेमिशन, सी रिलैप्स और डी एक्सरिवेशन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेमिशन, क्योंकि रेमिशन में क्या होगा कि टेम्पररी साइन सिम्टम क्या है? स्टॉप हुए हैं, खत्म हुए हैं, परमानेंट नहीं हुए। यदि परमानेंट हुए होते तो हम उसको कहते हैं क्योर। और यहाँ पर जो टेम्पररी तरीके से मेडिकल साइन सिम्टम इनक्योरेबल डिसीज के क्या हुए हैं? खत्म हुए हैं, क्या कहलाएंगे? रेमिशन। रिलैप्स का मतलब क्या होगा कि जो साइन सिम्टम है वो दोबारा से हो आ रहे हैं, रिकरेंस ऑफ साइन सिम्टम। और एक्सरवेशन का मतलब होगा कि जो भी साइन सिम्टम है वो और ही ज़्यादा वर्स्ट हो रहे हैं, उनकी जो कंडीशन और साइन सिम्टम जो शो हो रहे हैं उनकी हालत है जो और ही ज़्यादा बिगड़ रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी रेमिशन क्या है? टेम्पररी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ इनक्योरेबल डिसीज। नेक्स्ट इज which of the following blood pressure reading should be reported immediately to the physician। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस तरीके के ब्लड प्रेशर को यदि हम चेक कर रहे हैं तो उसको तुरंत ही हम फिजिशियन के लिए
बताएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर ए 130/98 mm of Hg, बी 140/88 mm of Hg, सी 110/70 mm of Hg और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 130/98 mm of Hg। जब हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग कर रहे हों तो हम सबसे पहले जो फिजिशियन को यही ब्लड प्रेशर क्यों बताएंगे, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, थर्ड में क्या है, घटा हुआ है। सॉरी। तो यहाँ पर हम जो 130/98 mm of Hg ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर्स को, फिजिशियन को इसलिए बताएंगे क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो बेस्ट आइडिया शो करेगा, बेस्ट आइडिया बताएगा किसी भी फिजिशियन और डॉक्टर को कि ये हार्ट डिसीज और स्ट्रोक को लेके इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या बताना है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, और इस कंडीशन में फिजिशियन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको रिस्क है, चांस है कि उसको किसी भी तरीके की हार्ट डिसीज और स्ट्रोक ना हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन हैं, लक्षण हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए एब्सेंस ऑफ पल्स, बी इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सी डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल एंड डी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो यहाँ पर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के सभी सिम्टम, बट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल की कंडीशन है जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में देखने को नहीं मिलती, बल्कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है जब ओपियाइड पॉइजनिंग हो या फिर ओपियोइड ओवरडोज हुआ हो बॉडी में, तो उस टाइम पर है जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल सिम्टम साइन है जो देखने को मिलेगा। बट कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में एब्सेंस ऑफ पल्स होगा, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल होगा, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो इनमें से कौन सा है जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी फाइब्रिनोजन और डी प्रोथ्रोम्बिन। कैल्शियम, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन तीनों क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर हैं, बट सोडियम क्या है जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए सोडियम। Next is which of the following equipment is the most essential to prevent the risk of cardiac dysarrhythmias in a patient receiving multiple transfusion of blood। तो इनमें से कौन सा इक्विपमेंट मोस्टली एसेंशियल होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो कार्डियक डिसअरिथमिया की कंडीशन है उन पेशेंट के लिए, और ज़्यादा रिस्क ना हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े जब उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जा रहा हो, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जा रहा हो, उस टाइम पे कौन सा इक्विपमेंट है जो प्रिवेंट करेगा कार्डियक डिसअरिथमियास के रिस्क फैक्टर के लिए। ऑप्शन है यहाँ पर ए ईसीजी मशीन, बी कार्डियक मॉनिटर, सी ब्लड वार्मर और डी सिरिंज पंप। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से देखना है कि प्रिवेंट कर रहा है रिस्क फैक्टर्स को, स्पेशली कार्डियक डिसअरिथमिया की कंडीशन में, और उस पेशेंट के लिए क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन भी किया जा रहा है ब्लड का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और बी ईसीजी मशीन और कार्डियक मॉनिटर है, क्या करेगा, जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको चेक करेगा, और सिरिंज पंप क्या करेगा, जो भी हमें बॉडी में फ्लूइड भेजना है, जो भी मेडिसिन भेजनी है वो भेजेगा। बट ब्लड वार्मर है जो क्या करेगा, ब्लड के क्लॉट बन रहे हैं उनको वहाँ बनने से रोकेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ब्लड वार्मर। कार्डियक डिसअरिथमिया की कंडीशन में जो ब्लड वार्मर है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो ब्लड वार्मर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि किसी भी तरीके का क्लॉट ना बने। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू अ क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट इन। एक डॉक्टर ने, एक फिजिशियन ने एक नर्स के लिए, आपके लिए ऑर्डर किया है कि आपको उस पेशेंट का ओरल और नेजल सक्शनिंग दोनों करनी है। तो आप सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से, नोज से, वेयर द सीक्रेशन इज मोर और वेयर द सीक्रेशन इज लेस। तो सबसे पहले आपको एज अ नर्स सक्शनिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले आप सक्शनिंग करेंगे माउथ से। माउथ से क्यों करेंगे, क्योंकि यदि हम सबसे पहले नोज से सक्शनिंग करेंगे तो जो फेरिंग्स है हमारी, वो क्या होगा, वहाँ पर इरिटेशन होगा, वहाँ पर किसी भी तरीके से। तो कंडीशन क्या कर सकती है, जो भी
फ्लूइड प्रेजेंट है उसको एस्पिरेट कर सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम माउथ का सक्शनिंग करवाएंगे, उसके बाद हम नोज की सक्शनिंग करवाएंगे। नेक्स्ट इज कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। कैल्शियम का जो बैलेंस है बॉडी में किसके थ्रू है जो रेगुलेट होता है, कौन हेल्प करता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए एल्डोस्टेरोन हार्मोन, बी कैल्सिटोनिन हार्मोन, सी पैराथार्मोन और डी बोथ बी एंड सी। तो कैल्शियम बैलेंस बॉडी में जो रेगुलेट करते हैं हार्मोन वो है कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट कैन स्टोर द हार्मोन। तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की ग्रंथि हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। बट एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है आपको जो अपने हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है और जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको बॉडी में रिलीज कर देती है। ऑप्शन है यहाँ पर ए थायराइड, बी पैंक्रियास, सी एड्रिनल ग्लैंड और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए थायराइड ग्लैंड। बॉडी की एक ऐसी एंडोक्राइन है ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स को क्या करती है? स्टोर करके रखती है और जब भी बॉडी में जरूरत पड़ेगी तो उनको बॉडी में रिलीज कर देती है। पैंक्रियास करती है ऐसा बट पूरी बॉडी में डायरेक्टली रिलीज नहीं करती है, हाइपोथैलेमस के लिए भेजेगी वो हार्मोन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए थायराइड ग्लैंड। सो गाइस ये थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बेसिक 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।